डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो ये प्रत्येक शनिवार रविवार को जो 35-40 प्रश्नों का फुल डिस्कशन करते हैं, इसमें आपको ये सेट नंबर तीसरा है। 2 आप तक पहुंच गया है, उसको तीसरा वीडियो कहें, तीसरो क्लास कहें, जो वही आपके लोग के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसीलिए इसका नाम जीएस तो है ही, साथ साथ टॉनिक इसमें जोड़ दिया गया है। टॉनिक की ज़रूरत होती है। टॉनिक जो है से एक तरह का एसिलेटर होता है, एसिलेट करता है। तो टॉनिक उसी को फायदा करता है जो जिसको भोजन पर्याप्त मिलता है। तो टॉनिक सेंस मेरा वही है जे आप कुछ पढ़े हुए हैं तब ये आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। जिस प्रकार से शरीर में खाना नहीं खाइए, केवल टॉनिक खाइएगा तो वो लाभ क्या करेगा, वो तो पहले मतलब आपका बेस नहीं बना हुआ है। तो टॉनिक वर्ड जो किया गया है, इसके पहले जो मिला होगा उसमें बूस्टर वर्ड दिए थे, तो सेंस वही था, लेकिन थोड़ा अंग्रेजी था तो आप लोग की मांग हुई जो बूस्टर का भी वही अर्थ होता है। तो टॉनिक है, जो टॉनिक की आवश्यकता होती है शरीर को एक्साइट करने के लिए, चाहे ज़्यादा उसमें चमक लाने के लिए, उपापचय क्रिया जिसको बायोलॉजी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहता है, ज़रूरत होती है। लेकिन टॉनिक लाभकारी तभी होता है जब आपके शरीर में पर्याप्त ऊर्जा हो और भोजन का जिस रूप से आप लेते हैं वो रूप से। तो टॉनिक वर्ड जो जीएस तो है ही, या टॉनिक के रूप में इसको उपयोग करेंगे तभी, चाहे उपयोगी तभी ये टॉनिक का रूप धारण करेगा जब आपका कुछ बेस बना हुआ है। तो जो प्रश्न जो होता है 35-40 का जो 2 आपको दिए हैं, तो उसमें प्रश्नों का जो संग्रह है वो मतलब थोड़ा समान से, जिसमें हम कुछ आपके लिए सिखा सकते हैं, आप सीखने की ज़रूरत होती है। अब प्रश्नों की संख्या तो बहुतों है हर सब्जेक्ट में, तो वो सब प्रश्न तो हम डालते नहीं हैं। जहाँ पर टीचर की कोई ज़रूरत होती है, चाहे आपको सीखने की ज़रूरत होती है, कोई टीचर हो, तो इसीलिए इसका नाम टॉनिक रखा हुआ है। इस के तीसरा जो सेट है उसमें देखते हैं कौन कौन प्रश्न है और कैसे प्रश्न है, और इससे आप लोग लाभान्वित होइए। ये तो चलते रहेगा, आपको शनिवार रविवार जो दिया गया है और भी इसकी ज़रूरत होगी, देख रहे हैं। तो इसमें देखिए जो पहला प्रश्न क्या है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप समझते ही हैं। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय के लिए आप जो जानते हैं, आधुनिक भारत के सती प्रथा के ही जो है, सती प्रथा जो है 1829 में इन्हीं के माने सहयोग से विलियम बेंटिक के काल में, इसका जो 1828 है 35 है काल, इसी के सहयोग से, सहयोग क्या करें, इनके मतलब साथ देने से ये खता गया था। ये राजा शब्द जो उपाधि दिया गया है, ये मुगल बादशाह और कुछ भी बोल देते हैं, अकबर द्वितीय, इन्हें राजा की उपाधि दिया गया था। ये विदेश गए थे इसी के आर्थिक सहयोग से। अकबर द्वितीय जो है से शाह आलम द्वितीय का मतलब बेटा है, यानी इसका काल जो है से 1837 से 6 से 37 तक है। ये सारा चीज़ आपको जो दिए हैं। इनका जन्म जो है से 1774 में बंगाल के अभी जो है हुगली जिला में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने क्या क्या बोले, 1815 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, बहुत सारा, तो क्या क्या बोला जाए, सब कुछ है। तो इसीलिए आधुनिक भारत का जनक। और ये भी समकालीन जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने यही लाइन कहा था, जब वास्तव में भारत को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पश्चिमी शिक्षा जो व्यवस्था उसको मतलब शुरू किया जाए। वेद और ये संस्कृत पढ़ने से किसी समाज का, किसी बच्चे का उत्थान नहीं होगा, धार्मिक चीज़ है, समझ रहे ना। साइंस पढ़ने पर, अंग्रेजी शिक्षा पर ये मतलब देते हैं, इस कारण इनका नाम है आधुनिक भारत। जो है ना, पुनर्जागरण अगर लिखा रहेगा तो भी यही होगा, मतलब भारतीय पुनर्जागरण, समझे, के जनक भी इनको कहा जाता है। क्या क्या बोले, एक क्वेश्चन बहुत कुछ बोल दिए हैं।
महाराष्ट्र का सुकरात किसे जाता है? एमजी रनाडे का, ठीक है ना, एमजी रनाडे। तो इस पर तो कुछ है नहीं, बोला महाराष्ट्र का सुकरात जो कहा जाता है एमजी रनाडे को कहा जाता है। ये सब तो है नहीं कुछ इसमें बोलने लायक। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? तो इसमें किया गया था। और इससे क्वेश्चन जो दूसरा आएगा, ये 1833 के दूसरा क्वेश्चन यही आएगा, अधिनियम के तहत। समझे? तो देखिएगा जो पूछ क्या रहा, ऑप्शन में 1833 भी रहता है। तो 1833 के अधिनियम के तहत 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। 2 क्वेश्चन यहाँ से है। 1853 इसका तो कुछ है नहीं इसमें। सत्यार्थ प्रकाश जो है से दयानंद सरस्वती का है, ठीक है। सत्यार्थ मतलब सत्य की ओर, सत्य का खोज। सत्यार्थ पर लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। इसमें तो और कुछ बोलने लायक है नहीं। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज, ज्योति बाबा फूले, सत्यशोधक समाज की स्थापना। इन ज्योतिन बाबा फूले ने गुलामगिरी लिखा था। इनका नारा था जय ज्योति जय क्रांति। ये सब जो आगे क्वेश्चन बनेगा, अधिक से अधिक हम कोशिश करते हैं कि आप इसमें सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योति बाबा फूले कहाँ के? तो महाराष्ट्र के थे। ये हमारे उत्तर भारत में जिसको कहते हैं मलाकार, माने माली समाज से थे। माली समाज से थे, जिसको जाति प्रथा क्या कहते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना ये आत्माराम, इसका पूरा नाम है आत्माराम पांडु। चाहे जो पांडु राम होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, आत्माराम पांडुराम हो गया। ये 1867 में स्थापित हुआ था। कहाँ? बम्बई में, ठीक है। प्रार्थना समाज केशव चंद्र के प्रेरणा से, जो सब आगे होगा वो सब चीज आपको कर दिए हैं। प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आंदोलन की आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ये सब तो लाइन है, इसमें कुछ बोलना नहीं है। प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, जो से थर्ड जो है आईएनसी का सेशन में, समझे। और तीसरा जो हुआ था 1887 में, ठीक है। यही नारा भी देते हैं, कांग्रेसी बनो का नारा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन मिलेगा सब मिलेगा। पहला आप जानबे करते हैं जो बम्बे में हुआ, ये तीसरा प्रथम जो है आईएनसी का सेशन कहाँ? तो ये मद्रास में हुआ था। सारा कुछ राष्ट्रीय प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट। ये आपके ये जो है से सबसे कम उम्र के मात्र 35 वर्ष में ही ये बन गए थे। वर्ष के ही आयु में ये आईएनसी का अध्यक्ष बन गए थे। तो वो तो एक्स्ट्रा चीज कर दिए। हम लोग जो प्रश्न है कोशिश करते हैं कि एक साथ आप अधिक से अधिक इसको ये करें। हर्मिट ऑफ शिमला
एओहिम को कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के सहयोग से आईएनसी का स्थापना हुआ है, की स्थापना 1885 में। बस विलियम बेडर, रविन्द्रनाथ टैगोर, तो कुछ है नहीं इसमें आपका। भारतीय संघ के संस्थापक, ये भारतीय संघ के संस्थापक, इसमें तो कुछ है नहीं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये आईएनसी के पहले का ये सब जो संस्था है, समझ गए, आईएनसी से पहले का संस्था है। अब आगे आपका वहाँ तक तो था आप लोग का हिस्ट्री था, अब आगे आपका ज्योग्राफी आ गया। तो रसायन मंडल, केमोस्फीयर किसको कहता है? केमोस्फीयर जो कहता है मध्य मंडल को कहता है, समझ गए, क्योंकि इसी में जो है उल्का और उल्का पिंड बनते हैं। उल्का पिंड चाहे उल्का भी बोल सकते, दोनों ऐसे एक ही चीज है, लेकिन उल्का पिंड का निर्माण होता है, समझे। आए वायुमंडल का जब पढ़ेंगे तो ऐसे देखेंगे, जो सबसे निचला जो तल है आपका क्षोभ मंडल है, उसके बाद जो ऐसे तो और भी कुछ है, लेकिन जो आप जानते हैं, जानते नहीं, आपको जो जानना है क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, इसके बाद जो है से ही मध्य मंडल है, समझे। ये तीनों जो है, यही तीनों जो है आपका सममंडल का हिस्सा है, समझे। तब वायुमंडल को जब ऐसे देखेंगे ऐसे, तो यह यहाँ अगर क्षोभ मंडल है तो ये समताप मंडल है, तो ये तीसरा है, ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल हो गया। यही तीनों जो है से सम है। यहाँ के बाद जो होता है वो आयन मंडल होता है, बढ़ी, तो विषम मंडल का हिस्सा है। लगभग चीज सब आपको कर दिए हैं। तो क्यों इसको रसायन मंडल केमोस्फीयर कहा जाता है? क्योंकि इसी में उल्का और उल्का पिंड का निर्माण होता है, जिस कारण केमोस्फीयर कहा जाता है। मध्यमंडल है क्या? तो सममंडल का सबसे ऊपरी अथवा वायुमंडल का तीसरा निचला तल है, यानी सबसे नीचे क्षोभ मंडल 16 से 18 किलोमीटर, इसके बाद 50 किलोमीटर तक ये जो है से आपको 80 से 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले तल को ये मध्यमंडल, जिसको रसायन मंडल भी कहा जाता है, केमोस्फीयर क्यों? इसलिए कि इसी में उल्का उल्का पिंड का निर्माण होता है। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान, परिवर्तन मंडल क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ऊंचाई के साथ घटता है, परिवर्तित पहले घटता है, ऊंचाई के साथ जो है से घटता है, समझ गए ना। ऊंचाई के साथ घटता है, इसी को सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, समझे। यहाँ ये ख्याल रखेंगे, यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी होगी। यहाँ मतलब जहाँ पर आप हैं, पृथ्वी पर हम आप हैं, तो ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी या बाहरी तल है, जिसको भूपर्पट कहा जाता है। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी होती है, लेकिन तापमान में कमी का दर जो है वो अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो हम आप जहाँ पर भी है, जैसे हैं पृथ्वी के सबसे ऊपरी या बाहरी तल है, जिसको भूपर्पट्टी कहा जाता है,
इसके नीचे वाला जो तल है जिसको मेंटल कहते हैं, उसके नीचे जो जाते हैं सो कोर तक जाते हैं। तो यानी ऊपर से नीचे, या ज्योग्राफी के भाषा में क्रस्ट टू कोर, माने भूपर पट्टी से कोर की ओर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन तापमान में वृद्धि के दर में कमी होती है। ठीक इसके उल्टा जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो जहाँ पर हम लोग अभी भूपर पट्टी पर हैं तो वायुमंडल का सबसे निचला तल है जिसको क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बड़ी मंडल, यही ना आपका वायुमंडल है। तो यहाँ से ऊपर जाते हैं तो अभी पृथ्वी पर कहते हैं तो भूपर पट्टी पर है। वायुमंडलीय तल तो सबसे निचला तल है, क्षोभ मंडल में है। तो यहाँ से ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी होती है, लेकिन कमी के दर जो होता है हर वायुमंडलीय तल में अलग अलग होता है। लेकिन इसमें जो कमी होता है, इसको 165 मीटर की ऊंचाई पर आप जाएंगे तो 1 डिग्री C घट जाएगा, जिसको सामान्य हस्तर नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। सीधा अगला जो क्वेश्चन होगा वही आपको बोल ही दिए है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का, यही तो अभी आपको बोल रहे थे। तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, देखिए ऐसे देख लीजिए, यही तो आपको लिखे थे। अगर ये आपका पृथ्वी है जहाँ पर हम आप सब हैं, तो सबसे नीच का जो है से इसको क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर हो गया। ये कहाँ तक 16 से 18 किलो, उसके नीचे उसके ऊपर है समतापमंडल, उसके नीचे है अभी जो किए हैं मध्य मंडल, ये तीनों जो है से इसी को सममंडल कहा जाता है। समझ गए। इसके बाद में आयन मंडल हो गया। इसके बाद में इसको तो करने की जरूरत नहीं थी, बरही मंडल, एक्सोस्फीयर। ये जो आपका था बरही मंडल मीन्स एक्सोस्फीयर, तो यही ना आपका है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल, धरातल आपका यहाँ पर है, तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल। तो देखिए क्षोभ मंडल से ये शुरू आई है, तो ये दोनों तो खैर नहीं होगा, ऐसे काट लीजिए, ये दोनों तो होगा नहीं। अब क्षोभ मंडल है, देख रहे हैं समताप मंडल है, आयन मंडल है, ये नहीं होगा। देख रहे हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसके बाद में क्या है मध्य मंडल है। तो क्षोभ मंडल, सब मध्य मंडल, आइए ये आपका आंसर होगा। ये क्यों नहीं होगा, इसलिए कि ये जो है से यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। ये चीज लिख दिए आपको। इसमें क्या क्या होता है इस तो प्रीवियस क्वेश्चन सब आया हुआ भी है, तो इसको सेट कर लीजिएगा आप लोग। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस, सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस ये होता है आर्गन, समझे। आर्गन जो होता है 94% के बराबर होता है, सबसे अधिक यही होता है, और तो कुछ है नहीं इसमें आपका। वायुमंडल में पूछ रहा है, तब वायुमंडल, वायुमंडल में जो गैस होते हैं, तब वायु के संघटकों में संघटकों का अनुपात है, माने इस प्रकार है। तो ये आप जानते हैं, पहले नाइट्रोजन, यही ना पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा वायु में कौन है, तो ये। दूसरे पर आपका जो है ऑक्सीजन है, ये लगभग 21%, 20.98 जो कहते हैं। और तीसरे नंबर पर यही है आपका, ये एक जगह दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारा चीज दूसरे जगह का मॉडल जब आना होगा तो पूछ रहा है, जो ये सब है आपका, ये आर्गन, क्रिप्टन, जैसे ये सब है अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, समझे।
हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, सब जो है से अक्रिय है, इसलिए कि सबसे इधर केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं हम। हिमालय काट कर बह एवं बहकर आने वाली कौन नदियां हैं? तो कौन नदियां हैं? सिंधु सतलज तो है लेकिन ये नहीं होगा, इसलिए कि गंगा है। ब्रह्मपुत्रा सिंधु है लेकिन इसमें भी गंगा है, न होगा। इसमें देख रहे हैं यमुना है, इसीलिए ये न होगा। तो ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु, ठीक है। इसी का दूसरा मॉडल जो क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो यही आएगा। तो कौन ऐसी नदियों का समूह है, चाहे कौन ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत से बाहर होता है? देख रहे ये दोनों तो है, इसका तो दोनों का इसका होता है, इसका भी भारत में होता है। तो इसका जो क्वेश्चन होगा तो ये नदियों का समूह है जिसका उद्गम भारत से बाहर होता है। तो होता कहाँ है भाई? इस सब का जो होता है चीन कहें, तिब्बत कहें, जो ऑप्शन रहेगा पकड़ लीजिए। इसका मॉडल जब आएगा तो यही अब आएगा। देख लीजिए आप लोग के लिए एक नया चीज़ है, नया जो अभी से तो शुरू हो गया है, परसों से क्लास 3 बजे से चल रहा है, जिसमें 2000 लिखा हुआ है लेकिन इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन हम करा रहे हैं। जिसमें पहला दिन हुआ है 40-42 ज्योग्राफी का हुआ है, 2 दिन हो गया है। आज जो है इसमें हिस्ट्री चलेगा, इसको बांट दिया गया है। 2 दिन ज्योग्राफी चलेगा, 2 दिन हिस्ट्री चलेगा, 2 दिन पॉलिटी चलेगा। इसके बाद ये ख़त्म होगा तो साइंस का चलेगा। ये कहने के लिए 2000 है इसे, लेकिन इसमें 2100-2200 जितना जो है जिससे आप अच्छा कर सकते हैं वो आप कर कीजिए। और ये अभी तत्काल जो सामने बीपीएससी का एडीओ का परीक्षा है, फिर दरोगा चाहे जो है जीएस, तो इसमें फुल डिस्कशन आपको, एक प्रश्न का चारों ऑप्शन का डिस्कशन। कहीं कहीं तो ऐसा भी अगर ऐसा बनता है उसमें तो मौका मिलता है, चाहे स्कोप हमको बोलने का तो 8-10 प्रश्न का जवाब हम दे देते हैं। तो ये शुरू हो गया है परसों से, बुधवार से, और 3 बजे से क्लास चलता है, सवा घंटा 1.5 घंटा का। और 2 दिन ज्योग्राफी हो गया, आज से जो है से हिस्ट्री होगा, 2 दिन फिर पॉलिटी होगा, यही चलते रहेगा। और इसमें से इसका मतलब आप लोगों को आपके भी जानने के लिए, चाहे हमको आप समझते हैं तो इसका मात्र हमने 99 रखा है। ये 2 महीना से ज़्यादा चलेगा। अप्रैल में परीक्षा होना है तो उस समय और भी कुछ इसमें करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो एक जुड़ने का या हमको परखने का, आप लोगों को जो जान रहे हैं सो तो जान ही रहे हैं, जो नए हैं उनके लिए अब ऐसे हम क्या कहें, जब हम आपको क्या क्या बता सकते हैं, कैसे बताएंगे। तो आपको परखना है। आपको अगर अच्छा लगता है तो इसमें जुड़ जाइए। ये क्लास शुरू हो गया है मैंने 28 तारीख से, और 3 बजे से चलता है। अभी 40-50 प्रश्नों का 2 दिन किए हैं ज्योग्राफी का, आज से हिस्ट्री चलेगा, इसमें जुड़ जाइए। और क्या कहना, कोई बड़ी बात तो है नहीं। जुड़ने के लिए 99 तो आप 1 घंटा 2 घंटा में लोग ऐसे कर दे तो व्यक्तिगत है, पर्सनल लाइफ, उस पर हम क्या टीका टिप्पणी करें। इसमें आपको लगता है तो वही जो अब जुड़ जाइए, और क्या। नहीं तो ये सो चल रहा है तो चल रहा है। निम्नलिखित कौन सी नदी बिंद तथा सतपुरा के श्रृंखला से मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा। समझे? यहाँ देखिएगा तो इसको ऐसे कर लें हम लोग, तो ये जो है से आपका बिंद है, ये सतपुरा है, और ये जो है से अजंता है। मान लीजिए, मान क्या लिया, ऐसे ही है ही। ये जो है से बिंद है, और फिर क्या कहता है, ये जो है से ऐसे एटलस में देखिएगा तो यही पढ़िएगा। तो ये दोनों के बीच से जो निकलती है इसको नर्मदा। यही अगला क्वेश्चन होगा। इस सतपुरा और अजंता के बीच से रहता तो इसको ताप्ती।
ये यही एक ऐसा पर्वत श्रेणी जो केवल महाराष्ट्र में फैला हुआ है। अगला 3 क्वेश्चन आपको केवल महाराष्ट्र में विस्तृत है या फैला हुआ है। क्या क्या सीख लिए। अगर ताप्ती पूछता तो इसके बीच होता। नर्मदा पूछ रहा है तो ये गोदावरी तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी तथा बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे यहाँ लिख देते हैं दक्षिण का गंगा कहा जाता है। गंडक के बारे में अब यह दरोगा का परीक्षा जो हुआ है कुछ दिन पहले, यही जो है से गंगा में आकर पटना के नज़दीक या हाजीपुर, ये मतलब बाईं तरफ से मिलती है, दाईं तरफ से नहीं। बाईं मतलब उत्तर से। पटना के निकट गंगा में आकर बाईं मतलब उत्तर से, बाईं ओर से आकर गंगा की सहायक नदी है, मिलती है। क्या क्या बोले, सब कुछ तो कहिए दिया आपको एक साथ में। टिहरी बांध निम्नलिखित में से 2 नदियों का किसका है। भागीरथी प्लस भिलंगना। टिहरी जिला है, ये टिहरी जो है जिला भी है। उत्तराखंड का टिहरी जिला है, समझे आप। भागीरथी गंगा नदी जहाँ से उद्गम होती है तो उसको भागीरथी कहा जाता है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, हो गया ना। गोमुख के निकट गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है, जो वहाँ पर गंगा नहीं बल्कि भागीरथी कहलाती है। यहाँ आकर टिहरी जिला जो है से आकर भिलंगना के दोनों के संगम पर ये टिहरी बांध है, ये कर दिया है। यही गंगा, जब गंगा का मतलब भागीरथी, भागीरथी किससे मिलेगी, अलकनंदा से। अलकनंदा से कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। तो दोनों का जो जलधारा होता है वो गंगा नदी माने गंगा कहलाती है, समझ गए। ये पूछ रहा है कुछ और जो आप समझते हैं। और पिछला वीडियो देखिएगा, पिछला क्लास में जितना प्रयाग है, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, इस सारा प्रयाग एक जगह करा दिया गया है। सब देखिएगा कंपेयर करके तो सब कुछ बहुत मिल जाएगा। लेकिन वही बोल रहे हैं जिसका नामे दिया गया है जीएस टॉनिक, लाभकारी उन्हीं के लिए होगा। टॉनिक उसी के लिए फायदेमंद होता है जिसके पेट में अन्न हो, कुछ खाए हुए हो। भूखे केवल रहेगा तो टॉनिक पिएगा तो उसको कुछ नहीं लाभ होगा। तो यहाँ विद्यार्थी के टॉनिक से क्या मतलब है, जो कुछ पढ़े हुए उसके लिए बहुत ही कारगर, जो से ये क्लास कहिए, वीडियो कहिए, चाहे जो आप लोग को क्वेश्चन हम करा रही हैं। लेकिन जब कुछ ना आप जानते हैं तो इसमें तो परेशानी होगी। नाम टॉनिक शब्द इसीलिए दिया गया है, ये टॉनिक उसी को फायदा करता है जिसको खाए हुए खाना। टॉनिक ऊपर से चीज़ है, खाने के बाद, न कि खाना पीना छोड़कर टॉनिके पीजिए। तो इसीलिए रखा भी नाम वही गया है। फिर शांत पेटी किस रेखा के 2 नोड होता है, तो भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं आप। विषुवत रेखा समझे, यानी इक्वेटर। इक्वेटर विषुवत रेखा का मतलब 0 डिग्री अक्षांश, समझे। अगर ये ग्लोब है, ये जो है से आपका 0 डिग्री अक्षांश है विषुवत रेखा, तो ये जो हिस्सा है ये आपका, ये समझे ना, ये 5 डिग्री
एन है, ये 5 डिग्री एस है, इसी को शांत पेटी कहा जाता है। क्या लिखा हुआ? शांत पेटी, रीजन ऑफ काम। ये जो पेटी है इसी को कहता है शांत पेटी। शांत पेटी यानी इसको ये भी बोला जाता है डोलड्रम, माने रीजन ऑफ काम, माने शांत। इसको क्यों कहते हैं तो पूरा पढ़ने पढ़ाने का चीज़ है, लेकिन ये आपके लिए यही तो आप समझते हैं। कर्क रेखा मतलब ये एन है, मकर रेखा का मतलब है 23.5 एस है, आर्कटिक का मतलब है 66.5 डिग्री एन, और भूमध्य रेखा का मतलब 0 डिग्री। एक साथ आपका सारा चीज कर दिए हैं। तो किसके? शांत पेटी, यही शांत पेटी है आपका। अब आ गया बायोलॉजी। देखिए, रक्त के जमने के लिए कौन सा रक्त कण उत्तरदायी होता है? रक्त कण पूछ रहा है। रक्त कण मतलब इसको ब्लड कर्पसल्स, या इसको ऐसे भी ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, समझे? तो ये ब्लड सेल्स जो होता है आपका क्या होता है? आरबीसी आप जानते हैं, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो होता है प्लेटलेट्स, जिसको रक्ताणु या प्लेटलेट्स, बिंबाणु भी कहता है। तो क्लॉटिंग के लिए मेनली जो जिम्मेवार होता है, इसका दूसरा नाम है, देख लीजिए, इरिथ्रोसाइट्स। इसी इरिथ्रोसाइट्स जो है ये वैज्ञानिक नाम है। इरिथ्रोसाइट्स किसको कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है, समझे? ल्यूकोसाइट्स जो है से आपका डब्ल्यूबीसी का। साइट्स कहीं भी लिखा रहे इसे, साइट्स का अर्थ होता है सेल, समझे? अब प्लेटलेट्स यहां पर इसी का नाम है, थ्रोम्बो। देख रहे हैं, ये भी, इसमें भी साइट्स है। साइट्स सब में है, तो साइट्स का मतलब सेल होता है। ये सब जो है ये वैज्ञानिक नाम है, इस साइंटिफिक नाम, समझे? तो क्या कर रहा है? जिम्मेवार जो होता है इसके लिए, ये नहीं, समझ रहे ना? थ्रोम्बोसाइट्स, इसी में फाइब्रिन बनता है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है। कैसे रंग, एक और भी जान लीजिए, ये आकार में सबसे छोटा होता है, छोटा होता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा? सब एक के साथ पढ़िए। ये आकार में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, तो बीच वाला ये हो जाएगा, समझे? तो रक्त जमने के लिए, रक्त का तो कंपोनेंट है, ब्लड जो है से रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड इज नथिंग बट ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, समझे? तरल संयोजी ऊतक होता है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड कहते हैं रक्त के, जिसको खून बोला जाता है उर्दू भाषा में। अगर रक्त को या खून को उसका घटक देखिएगा तो एक तरल भाग होता है और एक होता है सॉलिड भाग, माने ठोस और तरल। तो तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है और ठोस भाग को रक्तकण कहा जाता है। वो रक्तकण 3 होता है, लाल रक्तकण दैट इज आरबीसी, श्वेत रक्तकण दैट इज डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स दैट इज बिंबाणु या रक्ताणु। तो आकार में सबसे बड़ा जो होता है डब्ल्यूबीसी, उसके बाद आरबीसी, या सबसे छोटा जो रक्त जमने के लिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए, ये 3 रक्त कणों में से या ब्लड कर्पसल्स में से मुख्य रूप से ये प्लेटलेट्स दैट इज थ्रोम्बोसाइट उत्तरदायी। रक्त कैसे जमता है वो तो कई चीज़ है। रक्त का रंग लाल होता है,
इसलिए कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, समझे। उसमें हेमा जो है से पिगमेंट देता है, रंग प्रदान, जिसमें आयरन होता है, सारा कुछ बोलते हैं। और ग्लोबिन जो है से प्रोटीन है, प्रोटीन सिंपल प्रोटीन है, वैसा प्रोटीन जो बनता है एमिनो एसिड से, उसको सिंपल प्रोटीन कहते हैं। क्या क्या बोले, बहुत चीज जो जितना संभव है सब आपके साथ बोलते हैं। आप कितना इसको टॉनिक के रूप में लेते हैं, आप देखिए। पशुओं के गर्भाधान केंद्र पर सीमन किस में रहता है, लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन में, बर्फ में, तरल से नहीं, इसी में रखा जाता है। जिसका क्या इसको कहें, इसकी जो एक्टिविटी है, माने इनएक्टिव नहीं हो, इनएक्टिव नहीं हो। जो कोई भी सीमेन है तो इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा तो पिनिट्रेट नहीं करेगा, मतलब फर्टिलाइज नहीं, ओवम से मिल ही नहीं सकता है, ओवम से मिल ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं ना। जैसे नहीं देखते हैं कम एज में, कम आयु में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उसका क्या होता है, मतलब ओवम और स्पर्म दोनों एक्टिव रहता है, तुरंत कंसीव कर जाता है। कंसीव जिसको मतलब गर्भधारण करना। ज़्यादा एज हो जाता है तो क्या आप देखते हैं कि वो मतलब इनएक्टिव हो जाता है। पिनिट्रेटिंग, बेधन क्षमता, जो अंडा को मतलब बेधने वाला है, वो उसकी क्षमता घट से लेस लेस मोबाइल हो जाता है, माने आगे नहीं बढ़ पाता है। कम एज में क्या होता है, स्पर्म ज़्यादा एक्टिव रहता है। देखते हैं एक भी दिन शारीरिक संबंध बनाएगा तो झट से क्या हो जाएगा, वो कंसीव कर जाएगा, इसको गर्भावस्था कहते हैं। तो उसमें ओवम भी एक्टिव रहता है और स्पर्म भी एक्टिव रहता है, उसमें मोबिलिटी अधिक होती है, एक दूसरे से जाके बढ़ने का उसको ज़्यादा क्षमता होता है, समझे। वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है, पिनिट्रेटे नहीं जा रहा है, बस वहाँ पर जाकर अस्थिर हो रहा है। तो पिनिट्रेटे तो मतलब ऐसी स्थिति में, कारण दोनों भी हो सकता है, ऐसा नहीं, महिला में भी अवगुण हो सकता है, पुरुष में भी अवगुण हो सकता है, लेकिन इनएक्टिव कम होता है। तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रख दीजिएगा तो ये जो है सीमेन है, जिसको आप बायोलॉजी, सीमेन तो है ही, जिसको ब्रिज बोलते हैं, बीज बोलते हैं। इसी को बायोसाइंस में क्या है, स्पर्म है, जिसको शुक्राणु कहते हैं। तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव हो जाएगा तो मोबाइल कम होगा, कम आगे बढ़ेगा, वो पिनिट्रेटिंग, उसमें वेदन क्षमता मीन्स अंडाणु को जो फोड़ने वाला है, बेधने माने कंजुगेट मिलने वाला, वो क्षमता घट जाता है। तो व्यवहारिक जिंदगी है, चाहे बायोलॉजी में तो सब पढ़ाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन मिल रहा है, पढ़ाया जाएगा। मधुमेह डायबिटीज के रोगी को कम होता है, क्योंकि कौन सी कोशिकाएं खराब हो जाती है, बीटा सेल, बीटा सेल। तो प्रथम तो ये देखिए, जो इंसुलिन जो निकलता है, वो हिंदी में जिसको कहते हैं अग्न्याशय, समझ गए, पंक्रियास से निकलता है। ये अग्न्याशय जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब है इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, माने अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, समझ गए। तो यहाँ जो देख रहा है अल्फा सेल, बीटा सेल, तो सब इससे निकलता है। तो इसका जो होता है, ये पहला जो कह रहा है, ये अल्फा सेल, अल्फा सेल का काम है ग्लाइकोलाइसिस करना, माने ग्लाइकोजेन को तोड़ना। तो ग्लाइकोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, शुगर बनेगा। अब बीटा सेल का जो काम है वो ग्लाइकोजेनेसिस करना, मतलब ऐसे समझिए ना, ग्लाइकोलाइसिस मतलब बड़ा को छोटा कर देना, इसका काम है छोटा को बड़ा करना। तो ये जो इसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, लाइसिस मतलब है तो टूटना, ब्रेकिंग। तो ग्लाइकोजन टूट गया तो क्या बना, ग्लूकोज बना। तो आपके शरीर में ग्लूकोज तो बढ़ गया। अब दूसरा क्या कर रहा है, ये फिर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने वाला जो पार्ट है
वो आपका खराब है, किसी का खराब है तो स्वाभाविक है ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा, शुगर लेवल है, तो उस बीमारी का नाम है कंसिक्वेंस है मधुमेह, डायबिटीज। इस मधुमेह का क्या दुष्परिणाम होगा? कोई जैसे उंडेलिंग, जिसको घाव जल्दी नहीं भरेगा, ये पुरुषों में नपुंसकता, इम्पोटेंसी डाल देता है, समझ रहे हैं ना, वाइटल कैपेसिटी घटा देते, जिसको इसको क्या कहते हैं, क्या एक वर्ड है नहीं आ रहा है, जिसको गुप्त किलर जिसको कहते हैं, अंदर अंदर शरीर को कमजोर करता, आँख की रोशनी घटा देता, बहुत सारी समस्याएं होती है, दिखता नहीं है। तो डायबिटिक पेशेंट में क्या गड़बड़ होता है? तो अग्न्याशय जो है से मतलब एक मिश्रित ग्रंथि है, और ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी। बाह्यस्रावी से सीधे उसमें पाइप होता है, नली होता है, जैसे ये आंसू ग्रंथि है, लक्रीमल ग्लैंड है, स्वेट ग्रंथि है, ये सब बाह्यस्रावी है, एक्सोक्राइन है, समझे। आई से एंडोक्राइन से हार्मोन निकलता है। तो ये 20 ग्लैंड है, ग्लैंड में मतलब एक होता है बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी, या एक होता है मिश्रित बाह्यस्रावी अंदर दोनों। तो ये पंक्रियाज ही अग्न्याशय जो है यही एक मिश्रित ग्लैंड है, जिसमें 3 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा का काम है ग्लाइकोलाइसिस करना, मतलब ग्लाइकोजन के तोड़ के ग्लूकोज में बदल देना। अब बीटा का काम है, बीटा सेल का काम है ग्लूकोज को फिर बड़ा माने ग्लाइकोजन में बदलना। तो बड़ा से छोटा तक कर दिया आपको, लेकिन फिर छोटा को बड़ा में परिवर्तित करता, वो आपका गड़बड़ है। तो दैट कॉजेज डायबिटीज, माने वो मधुमेह के बीमारी को पैदा, उसका परिणाम क्या होगा आपके हमारे ज़िंदगी में, वो तो अलग चीज़ है, आज से जानते भी हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है बीटा सेल उसका खराब रहता है। अब बीटा सेल से क्या होता है वो स्पष्ट कर दीजिए। अगर ये बार बार बोल रहे हैं टॉनिक के रूप में, अगर ये समझ रहे हैं तो आपको लगा कि बहुत कुछ हम आपको कर रहे हैं, और ना समझ रहे हैं तो बस मुंह दे के बाहर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर, हमको नहीं कुछ हुआ है। तो ये पढ़े हुए उनके लिए, और जो न पढ़ रहे हुए हैं तो पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, बायोलॉजी का अभी तो क्लास शुरू न पढ़िए, 3 महीना बायोलॉजी आपको 1-1 घंटा पढ़ाएंगे, मात्र 199 मतलब 199 में ही आपको पूरा बायोलॉजी 3 महीना लगभग 1 घंटा उसमें पढ़िए। वैसे ही सब कुछ किया हुआ मेरा प्ले स्टोर पर देखिएगा, टोटल जीएस का जो है उसमें देखिएगा सब दिया हुआ है। ज्योग्राफी केवल पढ़ना चाहते हैं तो 3 महीना आपको 1 घंटा लगेगा, और वो जो है 199 का है। नहीं आप ज्योग्राफी पढ़े हुए मैप पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी तो शुरू हो गया, 10-15 दिन से चल रहा है, मैप अभी नहीं शुरू हुआ है, बायोलॉजी शुरू होगा अभी कुछ दिन के बाद। जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं, आप लोग को तो बार बार बोलते हैं, जो सच्चाई जो है से आप जान रहे हैं। टीचिंग तो 15-25 वर्ष से ज़्यादा से कर रहे हैं, बहुत बच्चे जान भी, बच्चे नहीं जो न जुड़े हैं वो भी जान रहे हैं, सब हमको जान रहे हैं। लेकिन जो लोग नए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए अभी तो मेरा अपना सब कुछ सेपरेट किए हैं, 1 महीना ही हुआ है, टोटल जीएस करके नया चैनल शुरू किए हैं, सब कुछ चल रहा है, जो प्रगति पर है, जो संभव है सब हम करिए रहे हैं। दिन भर आप ही लोग के लिए, इसमें आप लोग से जो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सहयोग करिए। मैंने एक टीचर को एक स्टूडेंट के रूप में सहयोग क्या करना है, हमको तो नहीं आप चंदा देने जा रहे हैं, हमको रोड बनाना है, मंदिर बनवाना है, तालाब बनवाना है। आपको कुछ सीखना है तो सीखने के लिए तो क्या है, एकदम नॉमिनल फी। अब 99 में हम 2-2.5 महीना 1 घंटा आपको पढ़ा रहे हैं, इससे बड़ा बेहतर क्या होगा। 3 महीना ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको 199 में, 3 महीना बायोलॉजी 1-1 घंटा पढ़ाएंगे 199 में, इससे बेहतर क्या हो सकता है। अब बात रही जो हमको आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आपके मन में होगा जो सर कैसा पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाते हैं, तो उसी के लिए तो ये सब डाला जाता है। देखिए आपकी जो आवश्यकता है, नहीं तो फुल फाउंडेशन बैच है वो भी चल रहा है, 15 दिन से चल रहा है, उसमें जुटी 1 साल तक 12 महीना तक आपको पढ़ाया जाएगा सारा सब्जेक्ट, उसे प्ले स्टोर पर दिया हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का समूह नहीं है? रेटिनॉल। क्यों? इसलिए कि ये विटामिन ए है। अब विटामिन ए का ये जो है से रासायनिक नाम है, समझे। राइबोफ्लेविन ये B12 का रासायनिक नाम है। थायमिन जो है से B1 का रासायनिक नाम है।
ये बीटा, ये B6 का नाम है, ये सब देख के साथ आपको लिख रहे हैं हम। B6 का रासायनिक विटामिन बी कम्प्लेक्स में B1 B2 जो होता है ना, तो ये B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। रेटिनॉल जो है से विटामिन इसका नाम है, रासायनिक नाम है किसका, विटामिन ए का। ये से B1 का थायमिन है, B12 का है। तो एक के साथ आपको बी कम्प्लेक्स में कौन नहीं है, तो ये तो बी कम्प्लेक्स B1 B2 12 तक जाता है, तो ये है, तो ये नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, तो राइबोफ्लेविन B12 है, ये B6 है, ये है, सब कुछ एक जगह आप कर दिया गया है। केंद्रक विहीन लाल रक्त किस में पाया जाता है, मैमल्स में। मैमल में मतलब ये हो गया, मैमल क्लास हो गया, इंग्लिश लिखा गया है, मैमल्स मीन्स मानव, या हो गया। इसका न्यूक्लियस जो होता है वही तो पूछ रहा है, जो नहीं होता है। केंद्रक विहीन मतलब इन्यूक्लिएटेड, मतलब जिसमें केंद्रक नहीं होता है, समझे। ये एम्फीबिया है, उसमें होता है, तो पूछिए रहा है। लिजर्ड मतलब छिपकली, बर्ड मतलब पक्षी, उभयचर, उभयचर का मतलब क्या हो गया, मेढक जो आप कहते हैं, ये छिपकली, ये जो हो गया क्या हो गया, पक्षी। तो इससे आपको एक ऐसा ही ऑप्शन ही सेट किया हुआ है, ये सब जो है यानी क्या हो गया, दैट इज एक नंबर में एम्फीबिया, दूसरा में आपका क्या है लिजार्ड, और तीसरा में क्या है बर्ड। इसका मतलब क्या है कि इन सभी के RBC में केंद्रक होते हैं। क्या है, हम बच्चा जैसे बउआ जैसा कर दिए, आई मैमल में होते नहीं। मैमल का क्या लक्षण है, मैमल क्लास भी 3 तरह के होता है, तो वो तो नहीं, जिसमें मेमोरी ग्लैंड हो, डेवलप हो, समझ रहे हैं ना, जिसमें शरीर के ऊपर क्या हो, हेयर हो मतलब बाल हो, 4 चेम्बर माने क्या हो, हार्ट हो, इसका न्यूक्लियस क्या हो, केंद्रक विहीन हो, ये सब इसका लक्षण है। लक्षण मतलब गुण। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता, फर्स्ट कंज्यूमर्स, तो फर्स्ट कंज्यूमर्स में ये क्या होगा, शाकाहारी। तो इसमें क्या होगा, गाय, भैंस, जो सब आप देखते हैं शाकाहारी। शाकाहारी मतलब हर्बीवोरस नहीं, हर्बीवोरस क्या हो गया, ये जो मांसाहारी हो गया कार्निवोरस, जो शाकाहारी को खाते हैं, और सर्वाहारी मतलब ओमनीवोरस, जिसमें हम लोग आ जाएंगे नहीं। तो हर्बीवोरस में गाय भैंस से जो देखते हैं, कार्निवोरस में आप देखिए वही जो चीता देखते हैं, बाघ देखते हैं, शेर देखते हैं, लोमड़ी देखते हैं, ये सब जो है इसका एग्जाम्पल है। लेकिन पूछ रहा है प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी। तो शाकाहारी क्या खाते हैं, घास फूस नहीं, उपभोक्ता कंज्यूमर है, समझे ना। दूसरा कंज्यूमर क्या होगा, ये होगा, ये सबसे ऊपर होगा। एक एक वर्ड इसमें, प्राथमिक, शाकाहारी मतलब हर्बीवोरस। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो इसमें देखिए, इसे एक और क्वेश्चन बनेगा, आंसर तो आपका ये होगा, समझे, दोनों द्वारा। लेकिन अगर ऑप्शन रहे यहाँ के जगह नाभिकीय संलग्न द्वारा, आंसर कब होगा, जब रहेगा सूर्य से ऊर्जा का उत्सर्जन मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा, समझे, तब हो जाएगा आपका नाभिकीय
संलयन हो गया। अब मुख जब नहीं रहेगा तो नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर, ये जो है इंग्लिश ऐसे होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये जो है से न्यूक्लियर फ्यूजन है, मतलब टूटना। तो मुख्य रूप से कहेगा तो नाभिकीय संलयन, मुख नहीं रहेगा तो नाभिकीय संलयन के साथ साथ नाभिकीय विखंडन भी। तो इसका दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो आपको बोल दिए, जब बनेगा तो यही को बनेगा, कहता भी है निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील यौगिक, यहाँ लिखना चाहिए था, मतलब मोस्ट, इसका अर्थ हो गया मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड कौन है, पूछ रहा है। तो आंसर तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो ये देखिए दोनों जो है से आपका ऑप्शन देते हैं एक नंबर में, ये मीथेन है, मीथेन है, मीथेन मतलब CH4, एंड जो है से ये दोनों एक एक ग्रुप का है, समझे। तो ये इथेन है, C2H6 है, तो दोनों जो है से अल्केन है, हो गया। दोनों में जो है से सिंगल बॉन्ड होता है, समझे। सिंगल ही नहीं सिग्मा बॉन्ड होता है, सारा चीज यहाँ का बता रहे हैं। तो ये दोनों का संरचना आप देखिएगा तो CH4 है, तो ये जो होगा सब जगह H है। बी में देखिएगा C2H6 है, तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, समझे। तो इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, हो गया। अब जो इसी में कहता है यहाँ पर अब देख लीजिए, इसका जो होगा ये C2H4 है, एथिलीन तो लिखा ही हुआ है, तो में देख इसका जो होगा से डबल बॉन्ड होगा, हो गया। तो जहाँ यहाँ पर अब देख रहे हैं सब में एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, सब सिग्मा है, तो इसमें एक सिग्मा एक पाई। लेकिन जब यहाँ इसको देखिएगा तो C2H2 है, तो इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है, समझे। तो जहाँ इसमें क्या हो जाएगा मतलब 2 पाई 1 सिग्मा, तो जहाँ पर पाई बढ़ते जाएगा वहाँ पर क्रिया, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील, तो ऐसे ना समझ में आता है। तो ये जो है से ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो है डबल बॉन्ड है, और ये दोनों जो है से सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल है। जहाँ पर बॉन्ड बढ़ते जाए क्रियाशीलता, ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो हम तो सब कर दिए। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन? एसिटिलीन। एसिटिलीन मतलब यहाँ ये एसिटिलीन का संरचना कैसा, ऐसा। अग्निशामक में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कौन चीज? सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर ये होगा NaHCO3। जब इसी पर H2SO4 डालिएगा तो CO2 निकलेगा। CO2 गैस के रूप में निकलेगा, एक ईफर बेस एकदम फदफदाहट के साथ। तो क्या होगा, CO2 बहुत निकल गया, तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है। ऑक्सीजन जो जलने में आपको सहायता करता है वो 32 होता है। तो ये भारी होने के कारण नीचे आ जाएगा, तो हवा से माने वायु से संपर्क इसका हट जाएगा। लेकिन ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ये जो कराते हैं, तो हमको तैयार क्या करना रहता है, मुख्य रूप से CO2 तैयार करते हैं, समझे। CO2 क्यों तैयार करते हैं? आग बुझाने के लिए। क्यों से यहाँ पर मैं नहीं बता दिया। अम्ल वर्षा में सर्वाधिक अम्ल कौन होता है? H2SO4, समझे। दूसरे नंबर पर रहेगा तो ये सबसे अधिक क्या है, फर्स्ट कर दिए हैं, ये
सेकंड है, ये तो दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, ये आ गया, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो लोकसभा के सदस्य नहीं, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, समझे, चुने हुए सदस्य। ये जब होता तथा इसमें जोड़ देते हैं प्लस प्रदेश विधानसभा के, समझे, प्रत्येक विधानसभा, विधान मंडल नहीं, तो प्रत्येक प्रदेश विधानसभा के मतलब ऐसे समझिए एमएलए। तो इसमें अगर रहता एमएलए तो ये किसके लिए हो जाता? राष्ट्रपति के लिए, समझे। राष्ट्रपति के चुनाव में माने दोनों सदनों के सदस्य माने लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान मंडल के निचले सदन माने विधानसभा के, उसमें तो निचले सदन में विधानसभा, एमएलए तो निर्वाचित होते हैं ना, तो एमएलए एंड दोनों जो एमपी है लोकसभा राज्यसभा के, ये राष्ट्रपति वाला में। यहाँ पर कहता है कौन मतदान करता है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? तो यहाँ पर आंसर जो होगा से आपका लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, ठीक है। इसी में एमएलए जुट जाता तो राष्ट्रपति के लिए होता है, समझ गए। तो इसमें ये भाग नहीं लेता है, किसमें? उपराष्ट्रपति वाला में एमएलए भाग नहीं लेता है। एमएलए किस में भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। और दोनों सदन के निर्वाचित सदन माने एमपी, चाहे लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधान मंडल के निचले सदन के सदस्य माने विधानसभा के सदस्य, दैट इज एमएलए, ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज में दोनों संसद के दोनों सदनों माने लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान मंडल के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य, दैट इज एमएलए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। जबकि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में राज्य विधान मंडल के माने एमएलए भाग नहीं लेते हैं, हो गया। और दूसरा है कि दोनों सदन के इलेक्टेड मेंबर। यहाँ से जो अगला चीज होगा वो यही होगा। तो सब कुछ आपको स्पष्ट कर दिए हैं। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता के विकेंद्रीकरण। जो है बलवंत राय मेहता समिति जो है इसी पर है। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर अभी जो है से हमारा पंचायती राज क्या है? त्रिस्तरीय है। थ्री टायर जिसको बोलते हैं। थ्री टायर में कौन होता है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत नहीं, जो मुखिया जी चाहे सरपंच होते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जो होता है उसको जिला परिषद कहा जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये 9 दिसंबर को, समझे। इसी में बिहार के वरिष्ठ सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, चुना गया था, ठीक है। इसमें तो कुछ है नहीं बोलने के लिए। 9 दिसंबर फिर जो है यही
11 दिसंबर को बिहार के ही राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई चुना गया था। फिर जो है से 13 दिसंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो है से प्रस्तावना में जो है से पेश करते हैं। तो ये सब एक साथ कीजिएगा। 15 अगस्त 1916, 4 जुलाई, 2 दिसंबर, तो कुछ है नहीं, ये तो हुआ। ये ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को मतलब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया था। 18 जुलाई को ही पास हो गया था। तो ऐसा तो कहीं दूसरा जगह क्वेश्चन मिलेगा आपको। किस 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में डाला गया था? बोडो, संथाली, मैथिली, बोडो, संथाली, अंडमानी, ये जो है समझ गए। 4 भाषा को, 4 भाषाओं को, 4 भाषाओं को 15, क्या हो गया, चार भाषाओं को 8वीं अनुसूची में, इसको देखिए 8वीं अनुसूची में डाला गया है। तो जिससे अभी 22 भाषाएं हो गई है। आठवीं अनुसूची में वर्तमान में है। इसमें अब लिख देते हैं मूल संविधान में। तो ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं हम। 14 था, फिर जो से सिंधी को 21वें संविधान से 15 हुआ। इसके बाद में 15 + 3, ये पूछ रहा है 18 + 4। तो यही जो है से 22 सारा चीज लिख दिए हैं। ये 8वीं सूची में किसे सम्मिलित किया? बोडो, संथाली, मैथिली, भोजपुरी, यही जो किया गया है 91वें संविधान संशोधन से। संघ लोक सेवा आयोग की बात करता है। संघ लोक सेवा आयोग तो यही है, समझे। संघ लोक सेवा आयोग का मतलब यूपीएससी और बीपीएससी, कोई भी बीपीएससी नहीं, पीसीएस, और हर राज्य का अपना जो होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज होता है। तो दोनों का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद इतना में है, समझे। इसमें जो है ये राष्ट्रीय स्तर के जो है राज्यसभा जो है राष्ट्रीय स्तर के कोई नई सेवा की उत्पत्ति करता है, चाहे मैंने क्रिएट करता है, सृजन करता है। यहीं पर जो है राज्यसभा का वैल्यू बढ़ जाता है। उसमें लोकसभा का कोई तो 312 के तहत होता है। 324 में निर्वाचन आयोग है, आप जानते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग है तो सारा कुछ तो आपका कर दिए हैं। जो पूछ रहा है 315 के तहत ही संघ लोकसभा या राज्य स्तर पर पीसीएस मतलब लोकसभा आयोग का गठन एक संवैधानिक संस्था है। दोनों भारत की अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो मौलिक कर्तव्य जो है से इसी में है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है, पहला मूल संविधान में, अगला जो क्वेश्चन था नहीं था, हो गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है से 10 मौलिक कर्तव्य, शॉर्ट में लिख देते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। अभी जो है 86 अमेंडमेंट जो है 2003 से ये 10 + 1 हो गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। और मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है भारतीय संविधान में फॉर्मर माने पहले यूएसएसआर
से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया, सारा चूज कर दिए। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया, ये तो वहाँ क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था आपका, ये जुलाई 1947 में 4 जुलाई को, ये जो है से 4 जुलाई को पेश किया गया था 1947 को, और ये 18 जुलाई को ये पास कर दिया। इंडिपेंडेंट कब, तो जुलाई में। ठीक है, दोनों लिख दिए हैं 18 जुलाई को ये, तब भारत स्वतंत्र हुआ। बस यही है आपका, जो 35 है, कुछ दिन के बाद इसमें थोड़ा स्पेस ये हो गया, लिखा हुआ है आपके अथी में 35 नहीं 40 क्वेश्चन मिलेगा, अगला जो सेट मिलेगा उसमें इसमें देखते रहिए। और इसका नामे दिया गया है जीएस टॉनिक, तो इसको टॉनिक के रूप में आप लीजिएगा तब लाभकारी होगा, पढ़ के रहिएगा तब। बहुत काम का चीज़ है, बिल्कुल ना पढ़े हुए हैं तो जहाँ आपको पढ़ना लगता है, मेरा क्लास या टीचिंग अच्छा लगता है तो फाउंडेशन कोर्स में जुड़िए, नहीं तो इस रूप में एक और भी हम लोग का कोर्स चल गया है, परसों से चल रहा है, जो मात्र 99 में आपको 2 महीना से अधिक सारे प्रश्नों का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस जितना है उसमें बिहार भी जोड़ देंगे, वो 2200 प्रश्नों का फुल डिस्कशन है, उसमें जुड़ जाइए। 2-2.5 महीना में 90 में क्या, हमको देखिए आपके लिए कितना हम कारगर सिद्ध हो रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, परीक्षा पास करने के क्षेत्र में। और बातें तो संभव नहीं है, तो इसमें जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।